तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही डिमांड था कि केमिस्ट्री भैया बताइए। ठीक है, चलिए आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, और इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है और ये चैप्टर बहुत ही बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो इसका बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये पाँच वीडियो इसका जरूर बनेगा, पाँच वीडियो इसका जरूर बनेगा, इतना जान लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, और जैसे ऑफलाइन में आप पढ़ते हो उसी प्रकार हम ऑनलाइन में आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ाएंगे। यदि आपको कहीं डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, हम कमेंट आपका जरूर देखेंगे, इतना जान लीजिए, क्योंकि हम उतने बड़े बड़े एजुकेटर नहीं है, हम जरूर आपका कमेंट को देखेंगे और रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से ये स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो जब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देने की योग्य वाली बात है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जब चैप्टर का ही नाम है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो जानना जरूरी है, उसके बाद हमको समीकरण के बारे में जानना जरूरी है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, कि दोनों के बारे में हमको इस चैप्टर में अध्ययन करना होगा। ठीक है, लेकिन बहुत ही डिटेल से जाएंगे। ठीक है, हम बहुत ही आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारी बातें को आप गौर से सुनिएगा। ठीक है, चलिए पहला आपका है कि रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि जब चैप्टर का ही नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उससे पहले हम जानेंगे मेरे भाई कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, क्योंकि परिभाषा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, हो सके 2024 में आपका इस क्वेश्चन पूछते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और आपको सब कुछ समझ आएगा। यह आशा नहीं, आपको पूर्ण विश्वास में दिलाता हूं। जब कोई पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये परिभाषा है, जब कोई पदार्थ अकेले, ध्यान दीजिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या हम कहें, आपको ध्यान होगा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, जब कोई पदार्थ, ध्यान दीजिए, जब कोई पदार्थ अकेले, ध्यान दीजिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो वही क्रिया क्या कहलाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए ये परिभाषा क्या कहा जा रहा है कि दो पदार्थ होता है। ठीक है, दो पदार्थ मिलकर वो रासायनिक अभिक्रिया बनाता है, दो पदार्थ मिलकर ही रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण करता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई पदार्थ अकेला हो, ठीक हो, ध्यान दीजिएगा, जब कोई पदार्थ अकेला हो या अन्य किसी पदार्थ से, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ से क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता हो, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ, अकेला हो या तो अन्य किसी पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वह पदार्थ अकेला हो या तो अन्य किसी पदार्थ की, कहने का मतलब यह अकेला हो या तो अन्य किसी पदार्थ के साथ वह क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करे, या तो भिन्न पदार्थ का निर्माण करे, या तो एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करे, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो पदार्थ लिए हैं, यहाँ पे दो गली है H2 और Cl2, यहाँ पे दो गली है, तो दोनों पदार्थ मिलकर क्या किया,
जो है अन्य पदार्थ का निर्माण कर दिया, यानी कि दूसरे पदार्थ का निर्माण कर दिया, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ, अकेला या तो अन्य किसी पदार्थ, यहाँ पे दो पदार्थ, यहाँ पे दो है तो यहाँ पे दो है, तो दोनों मिलकर क्या बनाया, तो एक दूसरा पदार्थ बना दिया, दोनों मिलकर जो है एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। मेरे दोस्त आसान है, पूर्ण विश्वास है मेरे भाई आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम आगे, आपको समझ आ गया है तो इससे आगे हम बढ़ जाए, परमिशन दे दीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, आसान है, पूर्ण विश्वास है कि आप परमिशन जरूर हमको दिए होंगे। जब हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम जान गए, ठीक है, चलिए जब हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान गए हैं तो उसके बाद हम जानेंगे अभिकारक के बारे में। ठीक है, देखिए अभिकारक को समझने से पहले हम बहुत ही डिटेल से समझते हैं। ठीक है, देखिए अभिकारक किसे कहेंगे कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, देखिए डिफिनेशन को रटना नहीं है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाता है उसे हम क्या कहेंगे, उसी अभिक्रिया को जो अभिकारक कहते हैं। कहने का मतलब है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले और नए पदार्थ का निर्माण करता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम अभिकारक कहेंगे। चलिए डिफिनेशन से आपको समझ नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए जैसे H2 प्लस Cl2 बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि H2 प्लस Cl2 क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे थे, H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl। देखिए ये कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो है H2 प्लस Cl2, कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के ये साइड, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के ये साइड वाला, यानी कि ये साइड वाला क्या होता है, यानी कि ये जो है इक्वल के इधर जितना भी होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसको हम अभिकारक कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि इक्वल के ये साइड वाले को क्या कहेंगे, तो अभिकारक कहेंगे। इतना याद रखिएगा, अभिकारक, इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे अभिकारक कहेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के इक्वल साइड, यानी कि इक्वल के उधर वाला नहीं, इधर वाला साइड में जितना कुछ संख्या लिखा होगा उसी को हम अभिकारक कहेंगे। और ये इसको क्या कहेंगे, इसको प्रतिफल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको प्रतिफल कहेंगे। शायद हमको लग रहा है कि आपको आगे वाला कैमरा में हम देख पा रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो दिखाई दे रहा होगा तो आपको सही है। देखिए चलिए हम यहाँ पे समझाते हैं। अभिकारक, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाता है उसे अभिकारक कहते हैं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, तो देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, ये भी तो भाग लिया, H2 और Cl2 भी तो भाग लिया, तो इसी H2 और Cl2 मिलकर जो है 2HCl बनाएंगे। कि कहने मतलब है कि ये दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम अभिकारक कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये साइड, इनकी कहने का मतलब है रासायनिक इस पूरे रिएक्शन को क्या कहेंगे, ये पूरे रिएक्शन को हम कहेंगे H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl को क्या कहेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के जो है इस साइड वाला, रासायनिक अभिक्रिया के जो है इस साइड वाला, यानी कि इक्वल के इधर जितना भी संख्या लिखा हुआ है उसको अभिकारक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको अभिकारक कहेंगे। और जो अभिकारक के बाद जो है, अभिकारक के इक्वल के साइड के इधर जो है इसको प्रतिफल कहेंगे। समझ आ गया। कहने का मतलब यह है रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले, और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले उसे अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे अभिकारक कहेंगे। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया कि नहीं लिया, तो इसको अभिकारक कहेंगे। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर जो नए पदार्थ का निर्माण करता है उसी को प्रतिफल कहेंगे। कहने का मतलब यह है जो नया पदार्थ बना दे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ का निर्माण कर दे, उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अभिकारक भी आपको समझ आ गया होगा, प्रतिफल भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की हम विशेषताएं जानेंगे। चलिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं कितनी होती है ये याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं को लिखे। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं 5 होते हैं।
पांच कौन कौन होता है? पहला आपका होता है गैस की उत्पत्ति। क्या होता है? तो यह ध्यान दीजिएगा, पहला आपका होता है गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति। उसके बाद होता है अवक्षेप का बनना, गैस की उत्पत्ति। दूसरा आपका होता है अवक्षेप का बनना। तीसरा आपका होता है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। चौथा आपका होता है ताप में परिवर्तन। और पांचवा आपका होता है अवस्था में परिवर्तन। कितना होता है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं कितनी होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं 5 होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। क्या होता है? गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा ताप में परिवर्तन, पांचवा अवस्था में परिवर्तन। मेरे साथ बोलिए ना मेरे भाई, बोलिए ना। यदि आप देखिए, यदि आप ये समझ रहे हो ना कि हम वीडियो देख लेंगे और बाद में याद कर लेंगे, आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। सारा चीज आपको क्लास में ही याद होना चाहिए, सारा चीज आपको क्लास में ही याद होनी चाहिए। गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये हम समझ गए। चलिए अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं। गैस की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, अवक्षेप का बनना के बारे में पढ़ेंगे, रंग में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ताप में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, अवस्था में परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले हम पढ़ लेंगे गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति कैसी होती है, कैसे गैस की उत्पत्ति होगी। चलिए हम पढ़ते गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे होते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है कि जिनसे गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिससे कि गैस की उत्पत्ति होती है, ये भी आपको मालूम होगा। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिससे क्या होता है, जिससे गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल एगो याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया जेडन समझना है, जस्ता की अभिक्रिया, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया किसके साथ करना है? तन्नु हाइड्रोजन गैस, तन्नु हाइड्रोजन गैस के साथ करना है। तो क्या बनाएगा? तो वह गैस की उत्पत्ति करेगा। तो वह क्या करेगा? तो गैस की उत्पत्ति करेगा। याद रखिएगा, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया किसके साथ करना है? तन्नु हाइड्रोजन गैस के साथ, तन्नु हाइड्रोजन गैस के साथ करना है। तो क्या बनेगा? गैस। तो क्या बनेगा? तो बनेगा क्या? गैस की उत्पत्ति। तो वो क्या करेगा? गैस की उत्पत्ति करेगा। तो गैस की उत्पत्ति कैसे होती है? तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिससे कि गैस की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल मार दीजिएगा, एग्जाम्पल क्या लिखिएगा? दानेदार जस्ता की अभिक्रिया, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया जब तन्नु हाइड्रोजन गैस के साथ, तन्नु हाइड्रोजन के साथ जब कराते हैं तो गैस बनाता है। तो गैस को वो बाहर निकालता है, उसी को हम गैस की उत्पत्ति कहते हैं। चलिए आपको ये पहला गैस की उत्पत्ति आपको समझ आ गया होगा। दूसरा है आपका अवक्षेप में परिवर्तन। उससे पहले हम आपसे परिवेशन लेंगे, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना बोलने के बाद जो है गला लग जाता है। चलिए उसके बाद है अवक्षेप में परिवर्तन। अवक्षेप में परिवर्तन, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है, यह हमेशा याद रखिएगा कि अवक्षेप जो होता है ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से पृथक होता है। पृथक मतलब होता है अलग होना, याद रखिएगा। पृथक जो यहाँ पे शब्द यूज हुआ है, पृथक मतलब होता है अलग होना। तब अवक्षेप में परिवर्तन, अवक्षेप क्या होता है? तो अवक्षेप जो होता है वह ठोस पदार्थ होता है। अवक्षेप क्या होता है? तो अवक्षेप जो होता है वह एक ठोस पदार्थ होता है। अवक्षेप जो होता है वह एक ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है वो पृथक होता है। याद रखिएगा कि अवक्षेप जो होता है वह एक ठोस पदार्थ होता है। अवक्षेप जो होता है वह एक ठोस पदार्थ होता है, और ये ठोस पदार्थ जब होता है तो ये क्या होता है? विलयन से पृथक हो जाता है। विलयन से ये पृथक होता है, उसी पृथक मतलब अलग हो जाना, विलयन से अलग हो जाना, उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे अवक्षेप का बनना। तो देखिए आपका काम नहीं चलेगा, सिर्फ अवक्षेप का बनना लिख दीजिएगा तब काम नहीं चलेगा, उसका एक उदाहरण देना पड़ता है। क्या दीजिएगा? तो याद रखिएगा, ये याद करने का ये आपको याद ही करना पड़ेगा मेरे भाई, इसका कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, आपको याद करना होगा। याद कर लीजिएगा, पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। क्या बोलिएगा? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, यदि याद रहता तो ठीक है, नहीं याद आता तो फिर भी काम चलेगा। ठीक है, कोई उतना हड़बड़ी नहीं है, लेकिन याद कर लिया। यदि आपसे याद होता तो याद कर लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट,
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड याद कीजिए मेरे साथ, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को अवक्षेप में परिवर्तन कहते हैं। यदि आपसे याद होता है तो याद कर लीजिए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। सिर्फ इतना जानिए कि अवक्षेप वो एक ठोस पदार्थ होता है, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो कि विलयन से क्या होता है, तो ये पृथक होता है, उसी को अवक्षेप का बनना कहते हैं। तो मेरे दोस्त, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इतना खून पसीना, इनकी पसीना इतना बहाए आपके लिए, है ना, इतना मेहनत किए आपके लिए, तो आपको जरूर समझ आया होगा, है ना। और उसके बाद हम जानेंगे, कल जानेंगे रंग में परिवर्तन के बारे में, ताप में परिवर्तन के बारे में, अवस्था में परिवर्तन के बारे में। ये तीनों छूट गया है, तो ज्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।